मौन और मुस्कान दोनों का प्रयोग करें, क्योंकि मौन जहाँ पर आपका रक्षा कवच होता है, वहीं मुस्कान आपका स्वागत द्वार होता है। इसलिए दोनों का प्रयोग बराबर की मात्रा में करें। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमको सफलता मिलनी है। तो यूथ प्रैक्टिस सेट 51 हम लोगों ने किया था, आज 52 करेंगे। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं यूथ के माध्यम से। तो बीच में नेट का एग्ज़ाम था, तो उसका थोड़ा सा वॉइस नोट माध्यम से और बहुत लोगों का पर्सनल फ़ोन आया था, तो थोड़ा सा उनकी मदद करने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाए हम, लेकिन आज वीडियो बना रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो वीडियो आती रहेंगी। और एक थोड़ी सी आपसे आपकी या मेरी दोनों लोग की समस्या समझ लीजिए कि मैंने 48 कराने के बाद 50 करा दिया है, नंबर डाल दिया है। 49 डालना था, मैंने 50 डाल दिया है। तो उसको परेशान मत होइए कि 48 के बाद 50 आ गया। क्वेश्चंस वही है जो 48 में ख़त्म हुए हैं, तो 50 से शुरू हुए हैं। ठीक है, सिर्फ 49 का जो नंबर है वो छूट गया है, 49 की जगह 50 हो गया। तो ये मत समझिएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा है। आज तक जितना भी यूथ मैंने कराया है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। बस यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट छूटा है, वो लास्ट में कराऊंगी, मुझे याद है, और मैं उसको करा दूंगी। जो 8-10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है। चलिए, यूथ का आज 52 नंबर का सेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 51 है, लेकिन यहाँ पर 52 मैंने लिखा, क्यों एक बार गलती होगी, कितनी बार गलती की जाए, उसी में कन्फ्यूज़न होता रहे। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 215 किए थे, हम लोग परिसज्जा कर रहे हैं कपड़े पर। तो उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन था, छपाई का सही क्रम क्या था? सुखाना, धोना, कपड़े की तैयारी करना, रंगाई पदार्थ को जड़ना और प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, कपड़े की छपाई, ये था। और हम लोगों ने ऑप्शन उसमें ए लगा दिया था आंसर के लिए, और जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 216 करेंगे। और इसके पहले के जितने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट से लेके आज सेकंड पार्ट चल रहा है, पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन किया था, वो पूरा हो गया है। जो लोग नए हैं वो पूरा प्लेलिस्ट जाए देखें, नंबर 1 से लेके आज नंबर 52 तक बिल्कुल देखते रह जाएं। अपना एक दिन में 1-2 करेंगे, आराम से हो जाएगा। एग्ज़ाम तक कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का। तो आज 216 हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग को पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, बीच में छोड़ना नहीं, वरना बाद में समस्या आएगी। नेट के एग्ज़ाम में मैंने इतने क्वेश्चन कराए थे, करीब करीब 50% क्वेश्चन आए थे। तो वही चीज़ें इसमें भी आएंगी, कोई अलग से नहीं आएंगी। इसलिए आप स्किप मत किया कीजिए, भागा मत कीजिए, और कोशिश क्या कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके पूरी वीडियो को देखिए और नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज़ ऐसी मैं बताती हूँ जो नोट करनी होगी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 216 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। 216 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए रंगों को सूची 2 में उनकी विशेषता से मिलाना है। मतलब कि आपके डाई दिए हुए हैं और डाई को किस हिसाब से उपयोग किया जाता है उसको दिया गया है। तो एक दिया हुआ है क्या, पहला आपका दिया हुआ है एसिड डाई। एसिड डाई मतलब तेजाबी रंग। ठीक है, इसको एसिड डाई ही लिखा जाता है, तेजाबी ओजाबी इसमें ये नेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंदी इसमें क्रिटिकल दे देता है। ठीक है, तो आपका एक आ गया कौन सा, आपका एक तेजाबी डाई यानी कि एसिड रंग। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या है आपका बेसिक डाई। ठीक है, थर्ड वेट रंग और फोर्थ डायरेक्ट रंग। इसको मिलाना है, सबकी जो है खासियत क्या है। तो सबको पता है कि एसिड डाई जो होता है, इसका आणविक भार जो होता है वो क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। ये पानी में जब इसको घोला जाएगा तो ये घुल जाएगा पूरा। ये रंग आपके कॉटन, लिलन, इन सब पर उपयोगी नहीं होता, मतलब कि सेलुलोजिक रेशे पर उपयोगी नहीं होता। अगर एसिड वाला चीज़ सेलुलोजिक रेशे पर हम लोग डालते हैं तो सेलुलोजिक रेशा क्या हो जाता है, कट जाता है, वो क्या हो जाता है, झड़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग सेलुलोजिक रेशे पे नहीं करेंगे। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि निम्न आणविक भार पानी में घुलनशील रंग। ठीक है, ये
इसके बाद में क्या आ जाएगा, बेसिक रंग। बेसिक रंग आपका क्या होता है, ये धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों का रंग है, बेसिक रंग। ठीक है, बेसिक रंग क्या है, ये धनात्मक वाले जो है अम्लों का रंग है, और ये आपका सभी संश्लेषित रेशों से क्षारीय रंगों से जो है, जब संश्लेषित रेशों में क्षारीय रेशों रंगों का जो है उपयोग किया जाना था, तभी ये इसका आविष्कार हुआ था। ये रंग क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये क्या होता है, ये इनसे सेलुलोजिक और प्राणिज दोनों जो है, जो रेशे होते हैं, दोनों प्रकार के रेशे को रंगने में उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि ना रेशे और ना ही जो बाल होते हैं रेशम के और ऊन के, वो कटते भी नहीं हैं, और वो सब व्यवस्थित रहते, ठीक रहते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, बेसिक रंग धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लवण। ठीक है, वैट रंग क्या होता है, तो आपका वैट रंग जो होता है, इसको वैट बोलते हैं। वैट रंग, यहाँ वेट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कीजिए, इसको वैट कीजिए। ठीक है, वैट रंग जो होता है आपका, ये पानी में आपका क्या हो जाता है, ये पानी में अघुलनशील होता है। वैट रंग क्या होता है, वैट रंग पानी में अघुलनशील होता है, ये पानी में घुलता नहीं है, और ये बहुत पक्का चढ़ता है। ये किसी भी कलर इसके कपड़े को आप क्या जाए करें आप इसको, तो ये बहुत पक्का चढ़ता है। ये एकदम बांध कर रेशों में, हर रेशों में ये घुस जाता है। इससे वैट रंग के 3 प्रकार होते हैं, एक इंडिगो होता है, एक एथ्राक्विनाइड होता है, और एक सल्फर होता है। तो वैट रंग के 3 प्रकार भी होते हैं। ये सारी चीज़ें नोट करते चलिए जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो वैट रंग क्या आ जाएगा आपका, वैट रंग पानी में अघुलनशील होता है। ओके, चलिए, डायरेक्ट रंग क्या होता है, डायरेक्ट रंग एनानाइक होता है। डायरेक्ट रंग जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनानाइक। इसी को हम लोग प्रत्यक्ष रंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल रंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग उदासीन कलर भी बोलते हैं। इससे सूती, लीलन, रेयान, जूट, पटसन, एक हिसाब से समझ लीजिए कि सेलोजिक रेशा रंगा जाता है। ठीक है, और अच्छा रेशा होता है, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपका ये एनानाइक पे चला जाएगा डायरेक्ट रंग। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन आपका चला जाएगा डी, 5 3 4 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 217 क्रॉस डाइंग का कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। इसमें 2 या अधिक प्रकार के तंतु अलग अलग डाई अपनाकर विभिन्न रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रॉस डाई का कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के तंतु अलग अलग डाई से बनाए जाते हैं। इसका आप लोग उदाहरण समझिए, जो स्वेटर बनता था पहले, स्वेटर आपका एक क्रीम कलर का ऊन होता था, उसमें कहीं पर थोड़ा सा पिंक होता था, कहीं पर थोड़ा सा ग्रीन होता था, कहीं पर ब्लू होता था, कहीं पर रेड होता था, उससे ऊन बनता था। उस ऊन से डिज़ाइन नहीं बनती थी स्वेटरों पर। यही क्रॉस जो धागा होता है, ये भी होता है। तो जो डाइंग है, क्रॉस डाइंग के कारण क्या रंग के कारण, क्रॉस डाइंग के कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। तो सही बात है, क्रॉस डाई होता है ये ऐसा है कि आपके या तो एक ही रेशों को अलग अलग तरीके से रंगना, या तो अलग अलग रेशों को रंग के एक तरह का कपड़ा बुनना। ठीक है, तो अलग अलग रंग तो इसमें आएगा ही। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो ए और आर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, और ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है। निम्नलिखित में से कौन सी डाई कैटायनिक प्रकृति की है, एसिड, डिस्पर्स, बेसिक, डायरेक्ट। तो आपकी जो आपका बेसिक डाई होता है, ये कैटायनिक प्रकृति का होता है। क्या है, ये कैटायनिक प्रकृति का होता है। और जो आपका बेसिक डाई होता है, इससे कपड़ों का रंगने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है
जब क्षारीय रंगों से वस्त्र को जब रंगा जाता है तो पहले हल्के गर्म पानी में टैनिक अम्ल के तनु घोल में मिलाकर रखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैनिक अम्ल के क्या करा जाता है, तनु में इसको घोल कर रखा जाता है। ठीक है, डाइल्यूट टैनिक एसिड भी इसीलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कैटायनिक डाई बोलते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या होता है, टैनिक जो होता है उसको घोला जाता है इसमें। ठीक है, टैनिक को घोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट टैनिक एसिड डाई भी बोलते हैं और इसीलिए इसको कैटायनिक डाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बेसिक सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है गम अरेबिक, सोडियम एलिग्रेट, सिंथेटिक प्रगाठक या ग्वार गोंद। ग्वार गोंद एलोवेरा की बात हो रही, ग्वारपाठा मतलब होता है एलोवेरा, ध्यान रखिएगा इसको। तो एसिड रंगों के साथ सिल्क की प्रिंटिंग के लिए कौन सा गोंद प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें गम अरेबिक मिलाते हैं, अरेबिक गम मिलाते हैं। और रेशम को रंगने के लिए क्या होता है कि गम अरेबिक को क्या बोलते हैं, इसमें वो करते हैं। एसिड रंग के साथ सिल्क की प्रिंटिंग के लिए जो गोंद है वो जो है गम अरेबिक है। ठीक है, और जो आपका रेशमी रंग रंगा जाता है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं होता बल्कि साइट्रिक अम्ल के घोल का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल में कपड़े को 10 से 12 मिनट के लिए भिगा कर रखा जाता है ताकि जब वस्त्र को रंग कर साफ करके निकाला जाए तो वस्त्र जो है चमकदार निकले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा, गम अरेबिक आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। कपड़ों को रंग में डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। मौल्यवर्धन मतलब मूल्यात्मक प्रक्रिया है, जो है सही प्रक्रिया है, करनी पड़ती है। कपड़ों पर सब जगह रंग छपाना ही डाइंग कहलाता है। छापना या छपाना, कपड़े पर सब जगह रंग छपाना या छापना ही डाइंग कहलाता है। देखें, कपड़े पर रंग सब जगह छपाना, एक जगह छपाना, कहीं भी छपाना डाई कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें कपड़ों का रंग में डालना एक मौल्यवर्धन प्रक्रिया है। मौल्यवर्धन मतलब जरूरी प्रक्रिया है, सही है। कपड़े पर सब जगह रंग छपाना ही डाई पर, मतलब सब जगह अगर आप रंग डालेंगे, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़ा पूरा का पूरा आपका जितना कपड़ा, ये जितना कपड़ा है पूरा कपड़ा आपने बकेट में डाल दिया और सारे कपड़े जब रंगे तभी डाई कहलाएगी, ऐसी बात नहीं। टाई एंड डाई, बात के कपड़े को किया जाता है, बंधेज टाई डाई को बोलते हैं। बाटिक जगह जगह कलर होता है और जगह गोंद लगा दिया जाता है और जगह मोम लगा दिया जाता है, तो क्या वो डाई प्रक्रिया नहीं है? सब डाई प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, क्या ए और आर दोनों सही है? ए सही, आर गलत है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है। तो आपका ए सही है और आर गलत। मौल्यवर्धन प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं जब पूरा कपड़ा आप रंगे तभी डाई में आना जाए। वाइट कपड़े पर आपके जो है डिज़ाइन बनती है तो भी डाई है वो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, क्या है, इसको मैंने खुद से लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको समझ में भी आएगा। डिजाइन की ट्रेसिंग तथा प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग, सूर्य या कृत्रिम रोशनी में रखना, इमल्सन का कोटिंग करना, फिर सुखाना और स्क्रीन को धोना, ये प्रक्रिया है। इसको हम लोग को क्या लगाना है, लाइन से लगाना है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग इसको लाइन में। तो मैं पहले मोटा मोटा आपको बता दूं कि स्क्रीन छपाई कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन छपाई जो है सबसे पहले क्या किया जाता है, एक बड़ी समतल जो है जगह ली जाती है और या टेबल होता है, टेबल पर एक बढ़िया ऊनी नमदा वाला कपड़ा बिछाया जाता है। ठीक है, उस पर एक बढ़िया सूती धोती या जो है कपड़ा बिछाया जाता है, जो महीन कपड़ा सूती प्लेन बिछाया जाता है। उसके बाद में अच्छी तरह से कपड़े को बिछाकर बाद में वस्त्र पर स्क्रीन को रखते हैं। ठीक है, स्क्रीन को वस्त्र पर स्थित कर देने के पश्चात स्क्रीन पर डिजाइन वाले भाग में तैयार रंग के पेस्ट को दबाकर लगाया जाता है और अवरोधक पदार्थ लगे हुए स्थानों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर
स्क्रीन को पार करके वस्त्र पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार से स्क्रीन हटा ली जाती है और नमूने अंकित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट भाग में फिर ऐसे करते हैं। ये आपका मुख्य प्रकार है। अब यहाँ पर आइए समझते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िया रोशनी तैयार करेंगे। सूर्य की ही रोशनी को कृत्रिम रूप से तैयार करेंगे। जैसे सूर्य की रोशनी अगर नहीं आ रही कमरे में तो सूर्य जैसी रोशनी तड़कती भड़कती कमरे में तैयार करेंगे ताकि सब कुछ दिखे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी तैयार करेंगे। इसके बाद डिज़ाइन की ट्रेसिंग तथा प्रिंटिंग स्याही का प्रयोग करेंगे। डिज़ाइन जो है उसको, जो डिज़ाइन मुझे बनानी है वो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा या प्रिंटिंग के द्वारा जो भी जैसे भी बनाना है वो तैयार करेंगे ताकि उसी हिसाब का डिज़ाइन कपड़े पर बने। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में इमल्सन की कोटिंग करेंगे और सुखाएंगे। ठीक है। इमल्सन मतलब कि हम लोग जो है एक ऑयलिंग करेंगे स्क्रीन के ऊपर या ट्रेसिंग के ऊपर, और कपड़े पर भी हम लोग मोम लगा देंगे जहाँ पर अवरोधक छपाई है ना, स्क्रीन छपाई, फिर लगा देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, छपाई करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जब हम लोग की छपाई करने की प्रक्रिया होगी तो स्क्रीन को साफ करेंगे और उसमें लेप डाल देंगे, भर देंगे रंग को और वो कपड़े पर रखकर दबाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर BACD। ऑप्शन नंबर जहाँ पर BACD है, कौन सा ऑप्शन है, BACD। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन आगे थोड़ा सा मैच्ड है बुक में, मैं उसको सही करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। सतह को डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है। सतह को, यही है ना, हाँ यही है। सतह को डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है। ठीक है। छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्तु को रंजित किया जाता है। सही है। चलो, सतह का डिजाइन करने में छपाई सम्मिलित है। भाई सतह की डिजाइन मतलब कि आपका जो पूरा प्लेटफॉर्म कपड़े का है उसकी डिजाइन, उसको डिजाइन करना, तो क्या उसमें छपाई हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। जरूरी नहीं है प्लेन रखा जाए। साड़ियाँ हम लोग खरीदते हैं, सूट हम लोग खरीदते तो प्लेन भी मिलता है और इस पर छपाई भी हो ही रहती है, उस पर कढ़ाई भी हुई रहती है, ऐसा तो है नहीं। तो करेक्ट है ये। छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्त्र पर रंजित किया जाता है। छपाई के कार्य में संपूर्ण वस्त्र को रंजित किया जाता है। अब छपाई का कार्य है तो पूरे वस्त्र को भी रंजित कर सकते हैं, थोड़े वस्त्र को भी रंजित कर सकते हैं, आधे वस्त्र को भी रंजित कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ए और आर क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रंजन जो होता है उसको कपड़े को तैयार करने के लिए कार्य किसके द्वारा किया जाता है। एलिजरीन, फिटकरी, माइरोबेलम, हल्दी। प्राकृतिक रंजन की बात हो रही है तो प्राकृतिक रंजन किससे करेंगे। तो प्राकृतिक रंजन आपके कितने प्रकार के हैं, पहले ये देखो। प्राकृतिक रंग में आपका वानस्पतिक जो होता है वो कत्था है, मेहंदी है, हल्दी है, हरसिंगार, पलास, केसर, टेसू। ठीक है। जामुन से, अखरोट से, अनार से, और जो है आपके चुकंदर से, पालक से, इन सब से आपके प्राकृतिक रंग बनते हैं। मेहंदी वहदी सब डाल के प्राकृतिक रंग बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपके प्राकृतिक जो होता है उसी में खनिज रंग आता है, लौह चूर्ण से, ठीक है, क्रोम पीला से, पर्सियन ब्लू से, और क्रोम हरा आता है, क्रोम नारंगी आता है, ये होते हैं। प्राणिज्य कौन से होते हैं, पहले मछली भूमध्य सागर में बहुत लोग इकट्ठा करते थे, काफ़ी जीव हत्याएं हो जाती थी, बहुत मुश्किल से ये रंग प्राप्त होते थे, ढेर सारी मछली ला के थोड़े से रंग प्राप्त होते थे, इसलिए इसको क्या किया गया, धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो ये मछली भूमध्य सागर में पाई जाती थी, ये एक अलग ही प्रकार की मछली थी। ठीक है। और एक कीड़ा था, उस कीड़े का जो है कैक्टस नामक कीड़ा था, केक्टस नामक वो कीड़ा था जिससे सिंदूरी, लाल, नारंगी ये कलर प्राप्त होते थे। और एक कॉकनिकल जो है था कीड़ा, उससे कोकनियल रंग प्राप्त होते थे। तो ये सब ढेरों कीड़ों को इकट्ठा करके, मछलियों को इकट्ठा करके तब रंग प्राप्त होता था। तो यहाँ पर आपको एकदम साफ दिख रहा है, हल्दी जो है ये प्राकृतिक रंग है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखो। फिटकरी से प्राकृतिक रंग तो होता नहीं,
फिटकरी तो प्राकृतिक रंग है नहीं, फिटकरी तो रंग को जो है उतारने का काम करती है, रंग को मजबूत करने का काम करती है, दोनों काम करती है। किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। किसी की भी प्रकार का रंग हम प्रयोग करेंगे तो उसमें रंग बंधक जो है वो उपयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है। रंग बंधन रसायन रंग का पक्कापन बढ़ा देते हैं। देखिए, किसी प्रकार का रंग करेंगे तो रंग बंधन करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सभी प्रकार के रंग बंधन में सभी प्रकार के रंग में रंग बंधन करना या रंग को मजबूत करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एसिड डाई है, उसमें अलग तरीके से, वेट कलर है उसमें अलग तरीके से, आपके बहुत से ऐसे कलर होते हैं जैसे एसिड है और क्षारीय रंग है। ये सारे रंग ऐसे जो होते हैं वो पक्के होते हैं, वेट रंग बिल्कुल पक्के होते हैं, वो जल्दी छूटते नहीं। तो इसमें पक्का करने की कोई बात ही नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है कुछ कुछ गलत है। ठीक है। और रंग बंधन रसायन रंग का पक्का बढ़ा देता है। भाई रंग बंधन जो रासायनिक रंग है, बहुत सारे रासायनिक रंग क्या होते हैं, वो उतरते हैं, धुलने में उतरते हैं, धूप में उतरते हैं, तो उनको रंग बंधन करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए असत्य है और ऑप्शन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिए जाने वाले रासायनिक परियज्जन नहीं होगा, परिसज्जन होगा। परिसज्जा या परिसज्जन। ठीक है। यहाँ पर एज्जन की जगह सज्जन कर लीजिएगा। परिसज्जन या परिष्करण क्या है, फुलिंग, क्रेबिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग। सूती कपड़े की बात हो रही है, इसमें क्या हम लोग करते हैं। तो आप सबको पता है कि सूती कपड़े में हम लोग एक तो मर्सराइजेशन करते हैं, सबको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि चमक बढ़ाना होता है सूती कपड़े में। सूती कपड़े में चमक बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। ग्लेजिंग वाली प्रक्रिया को मत समझिए, ग्लेजिंग प्रक्रिया भी करके चमक बढ़। मर्सराइजेशन सूती कपड़े में करना पड़ता है। ठीक है। मर्सराइजेशन आपको सूती कपड़े में करना पड़ता है, करना ही करना है वो आपको। इसके बाद में आपका जो ब्लीचिंग है ये भी सूती कपड़े में करना पड़ता है, क्योंकि सूती कपड़े को जो है ब्लीचिंग करके साफ़ किया जाता है, चमकदार शाइनिंग लाई जाती है, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 2, 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 3, 4, ऑप्शन नंबर 1, 4। तो ब्लीचिंग और मर्सराइजिंग सूती कपड़े में ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विविध तंतु रंजन तथा संयोग रंजन एक जैसे होते हैं। विविध तंतु रंजन मतलब विविध मतलब अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के तंतु रंजन तथा संयोग रंजन एक जैसे होते हैं। ठीक है। दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है आइए देखते हैं, दोबारा इसको समझते हैं। तो विविध तंतु रंजन मतलब अलग अलग प्रकार के रंजन, अलग अलग प्रकार के रंजन, और संयोग रंजन जो अपने आप से संजोग बस चढ़ जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने हरा कलर करना है एक कपड़े पर, आपको करना है पीला कलर एक कपड़े पर। ठीक है। और इसके बाद में आपने हरा कलर रखा पीला कलर करके, और पीले कलर वाले को अलग रखा हरा करके, और हरे कलर को अलग करके रखा, और आपने उसको जो है रखा साथ में, चढ़ गया संजोग बस। या कभी कभी क्या होता है, संजोग कलर ऐसे भी होते हैं जो मतलब चढ़ाए जाते हैं, संजोग से सुंदर लगा और चढ़ा दिया। ठीक है। ऐसे कपड़े। तो विविध तंतु रंजन मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के तंतु को रंगना, और संयोग रंजन मतलब हो गया कि जो कॉम्बिनेशन कलर होता है उसको संयोग रंजन, जैसे पीले के साथ लाल मिला देना, हरे के साथ पीला मिला देना, तो ये कलर हो गए। अब क्या दोनों कलर एक जैसे हैं, एक ही जैसा होता है? तो ज़रा बताइए मुझको, आइए देखते हैं। जैसे आपको ये देखिए, ये कलर कॉम्बिनेशन कलर हैं। ये देखिए, ये लाइट पर्पल है और इस पे डार्क येलो है, वायलेट वाला। ये जो है ये कलर कॉम्बिनेशन है। ये रेड और ये
येलो कलर कॉम्बिनेशन है, ये येलो ये पिंक कलर कॉम्बिनेशन है। क्या विविध कलर वाले जो रेसे होते हैं वो भी इसी जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई। विविध कलर वाले रेसे कभी कभी मुझे पसंद है कि पिंक, रेड, ग्रीन, येलो ऐसे करके उसी में एक ब्लैक भी आ जाता है, तो क्या एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। विविध वाला अलग चीज़ है और आपका जो है ये तंतु संयोग रंजन यानी कि कॉम्बिनेशन कलर, ये क्या है आपका अलग चीज़ है। ठीक है, ये क्या है आपका अलग चीज़ है। तो पहला क्या है आपका, दोनों ए और आर दोनों मिथ्या है? नहीं। ए सत्य है और आर आपका मिथ्या है? नहीं। ए और आर दोनों सत्य है? नहीं। अच्छा, यहाँ देखिए दोनों बहुरंजित प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। एक तो अलग अलग है तो बहुरंजित है ही, और ये दो जो कॉम्बिनेशन कलर हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन कलर ग्रीन येलो का अगर बॉर्डर है तो ऊपर जो है थोड़ा सा छोड़ के कोई और कॉम्बिनेशन कलर डाल देंगे तो दोनों बहुरंजित कलर को जो है दर्शाते हैं। तो ए आपका गलत है और दूसरा आपका क्या है, सत्य है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची एक में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है, वही अभी क्वेश्चन। पहले था वैट रंजक, रिएक्टिव रंजक, डायरेक्ट रंजक, डिस्पर्स रंजक। वैट रंजक क्या होता है, तो तंतु के साथ वैलेंट बॉन्ड बनाना, स्वभाव में नॉन आयोनिक संश्लित तंतु में इस्तेमाल, कार्बोक्सिलिक समूह, स्वभाव में ऋणायनिक, खराब धुलाई में दृढ़ता। ठीक है, तो वैट रंजक क्या होता है, मैंने बताया था कि वैट रंजक पक्का होता है, चमकदार होता है, बंधकों में सहायक रंग होता है, लगातार प्रयोग में आने वाले जो वस्त्र होते हैं इससे रंगे जाते हैं। तो आपका वैट रंजक कौन सा आ जाएगा, वैट रंजक आ जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह का रंजक होता है वैट रंजक, इसीलिए ये बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। रिएक्टिव रंजक क्या होता है, रिएक्टिव रंजक आपका क्या होता है, तो रिएक्टिव रंजक जो होता है वो तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। रिएक्टिव रंजक क्या होता है, तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। डायरेक्ट रंजक क्या होता है, तो डायरेक्ट डाई जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या होती है, वो स्वभाव में जो होती है वो थोड़ा सा नॉन आयोनिक संश्लित तंतु में जो है उपयोग की जाती है। स्वभाव थोड़ा इसका क्या होता है, ये थोड़ी सी चढ़ती तो है लेकिन ये कलर के साथ, धुलाई के साथ उतरने का इसका कुछ कुछ असर होता है। ठीक है, किसका, आपका जो है डायरेक्ट कलर का, उदासीन जिसको हम लोग बोलते हैं, उदासीन सेल्यूलोज वर्ग के कपड़े पर रंगा जाता है। ठीक है, और ये जो है जो उदासीन रंग होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, वैट होते हैं, सल्फर होते हैं और विकसित रंग होते हैं। प्रत्यक्ष रंग जो होते हैं इन्हें हम लोग सार्ट डाई भी बोलते हैं और इनसे सारे भी रंग रंगे जाते हैं। ये पक्के नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट रंग जो है, अरे डायरेक्ट रंग ही तो बता रहे थे, तो डायरेक्ट रंग का क्या होता है आपका, स्वभाव में नॉन आयोनिक संश्लित तंतु में इस्तेमाल होता है। और डिस्पर्स रंजक फैलने वाला रंजक होता है। ठीक है, डिस्पर्स रंजक क्या होता है, फैलने वाला रंजक होता है। एक मिनट, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट तो वो होता है ना, डायरेक्ट क्या होता है कि जो है ये छूटने वाला कलर होता है, मतलब छूट जाता है, तो छूट जाता है तो ऋणायतक कलर होगा। ये क्या होता है, ये स्वभाव में ऋणायक होगा क्योंकि ये खराब धुलाई में दृढ़ता, मतलब धुलाई करो तो कपड़े निकल जाते हैं, तो इसलिए इसमें डिस्पर्स रंग स्वभाव में नॉन आयोनिक संश्लित तंतु होता है, क्योंकि नॉन आयोनिक की वजह से डिस्पर्स कलर क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा तीसरा, पहला, आइए देखते हैं, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डिजिटल छपाई का परिणाम होता है छोटी छपाई की किफ़ायत, विभिन्न रंगों में नमूने बनाना, उत्पादन का वक्त बढ़ाना, जन समूह की मांग को पूरा करना। ठीक है, तो आपका डिजिटल छपाई होती है जो, तो छोटी डिजिटल जो होती है ये छोटी छपाई में किफ़ायत होता है, मतलब कि अगर जो आपकी, तो ये छोटी छपाई में काफ़ी अच्छी होती है, किफ़ायत होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है,
कि ये विभिन्न रंगों के नमूने बना सकते हैं। इसमें डिजिटल छपाई में विभिन्न रंगों के नमूने बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाता है कि जन समूह की मांग को ये पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल छपाई कंप्यूटर द्वारा हो रही है, तो जो है जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 और 4, 1 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम क्या है? स्क्रीन को टेप करना, छेद को बंद करना, स्क्रीन को खींचना, इमल्सन की परत लगाना, स्क्रीन को धोना, इमल्सन को प्रकाश में लाना। तो सबसे पहले क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था 4 ही प्रक्रिया थी, लेकिन मैंने पूरी प्रक्रिया बोल दी थी। अगर आपने सुना होगा, नोट किया होगा तो देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस समय, अब यहाँ पर तो कई प्रक्रिया दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन जो होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन को खींचना मतलब स्क्रीन को जो है खींचेंगे। स्क्रीन को खींच के बाहर करेंगे या खोलेंगे उसके लिए, ठीक है। तो स्क्रीन को क्या करेंगे, खींचना। स्क्रीन को खींचने के बाद उस स्क्रीन पर इमल्सन की परत लगाएंगे। इमल्सन मतलब समझ रहे हैं ना, इमल्सीफाई होता था, पानी और तेल को मिक्स करके इमल्सन की, या एक और आता है पेपर टाइप का होता है, उस पर इमल्सन लगा होता है। तो वो पेपर क्या करते हैं, स्क्रीन पर चिपका देते हैं और पेपर को निकाल देते हैं, तो इमल्सन की परत उस पर लग जाती है, ठीक है। तो इमल्सन की परत लगाएंगे, ठीक है। इमल्सन की परत क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे। इमल्सन की परत लगाने के बाद अब इमल्सन की जो परत है उसको स्क्रीन को थोड़ा सा, उसको बोले थे ना अभी को सूरज का प्रकाश चाहिए, तो सूरज का टाइट प्रकाश उसको हम लोग दिखाएंगे। क्यों? ताकि जो इमल्सन लगाया है वो क्या करे, पिघला पिघला रहे, बिल्कुल सूखा ना रहे, ताकि वो फैल जाए पूरे उसमें, ठीक है। और प्रकाश जब रहेगा तभी थोड़ा सा समझ आएगा कि जो है क्या कैसे करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्या करेंगे, अब इमल्सन का प्रकाश मिला है, अब क्या करेंगे, स्क्रीन को जो है साफ करेंगे, उसको पोंछेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पोंछ के धुल के उसको साफ करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगी हैं। और लगने के बाद में इसको साफ करके अब इसमें रंग भरा जाएगा। रंग भरने के बाद में तो रंग को फैलाएंगे दबाकर, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्रीन को साफ करेंगे, ठीक है। स्क्रीन को क्या करेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद में क्या करेंगे, स्क्रीन को साफ करेंगे। अब स्क्रीन को जो है अब दबाएंगे, कलर भरेंगे, कलर भरने के बाद उसको दबाएंगे स्क्रीन को, ठीक है। स्क्रीन को क्या करेंगे, दबाएंगे। दबाने के बाद में स्क्रीन में क्या करेंगे, स्क्रीन को पहले छेद के द्वारा बंद कर देंगे। स्क्रीन में छेद लगे होंगे, उस छेद को क्या करेंगे, बंद कर देंगे हम लोग। और स्क्रीन के छेद को बंद करने के बाद स्क्रीन किनारे किनारे से टेप लगा देंगे, ताकि कलर बाहर ना आए, डिजाइन उधर ही अंदर कपड़े पर ही बने, ठीक है। ये इतनी प्रक्रिया है। और इसके बाद जब सारे कलर कपड़े हो जाते हैं, फिर स्क्रीन को धुला जाता है। देखिए, ये टीजीटी में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि कैथे चरण की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसलिए पूरी चरण आपको मैंने बोल दिया है, अभी जो इसके पहले क्वेश्चन था आप उसमें समझ सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है, 4 है, 6 है। पहले आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है। बिल्कुल सही है, सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है। कपड़े पर जगह रंग लगाना कपड़े पर सब, वही सेम क्वेश्चन है, सब जगह रंग लगाना छपाई नहीं है। आप कहीं पर कपड़े पर रंग लगा सकते हैं, आप एक कहीं बिंदी भी रख सकते हैं तो भी छपाई में आ जाएगा। पूरा ये आपका पूरा कपड़ा है, ये पूरा कपड़ा है, और आपने एक बिंदी यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, ये भी छपाई में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरा कपड़ा आप जो उसको चमकदार रंग वाला बनाए ही। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, क्या दोनों सही है, नहीं। क्या दोनों गलत है, नहीं। क्या ए गलत है, नहीं। ए सही है और आर क्या है आपका गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए क्या अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करना है। क्या है अपेक्षित क्रियाएं, जरा देखिए तो। क्या करेंगे, डिजाइन को अनुरेखण मतलब ट्रेसिंग, अनुरेखण मतलब ट्रेसिंग का डिजाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया था, अभी मैं दोबारा बताऊंगी, सुनिएगा। सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी को खोलेंगे, इमल्सन का आवरण चढ़ाएंगे, इमल्सन वही पैसीकरण वाला, तथा सुखाएंगे और स्क्रीन को साफ करेंगे। तो आपकी प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताई थी जब मैंने पहले नंबर पे क्वेश्चन करवाया था, तब कराई थी ना। चलो फिर से एक बार कराते हैं। कौन सी छपाई है आपकी, स्क्रीन छपाई है। कौन सी छपाई है, स्क्रीन छपाई है। चलो स्क्रीन छपाई आपको बताऊं मैं। स्क्रीन छपाई में क्या होता है, सबसे पहले एक बड़ा सा आपको क्या होना होता है, टेबल लेना होता है, जो टेबल बिल्कुल से बराबर हो, बिल्कुल से बराबर, ऐसा नहीं कोई छोटा कोई बड़ा, बिल्कुल से एकदम सतह उसकी चिकनी और बराबर हो। इसके बाद में आपको टेबल को लेना है। अब जो है जो आप क्या करेंगे कि स्क्रीन जो होता है उसको आप क्या करेंगे, सब पहले पैड्स लेंगे, चौड़ी मोटी नमदा कपड़ा बिछाएंगे, सूती कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वस्त्र पर स्क्रीन को रखेंगे। ठीक है, वस्त्र पर क्या करेंगे, स्क्रीन को रखेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करूं ताकि आप समझें। ठीक है, वस्त्र को क्या करेंगे, स्क्रीन पर रखेंगे। वस्त्र को स्क्रीन पर रखेंगे। यहाँ पर क्या है, भारतीय, अच्छा अभी आगे चलेंगे। स्क्रीन पर रखने के बाद में, इसके बाद में स्क्रीन पर स्थिर करेंगे वस्त्र को। फिर डिजाइन वाले भाग को तैयार करेंगे, रंग को पेस्ट करेंगे और रोधक पदार्थ लगाए हुए स्थान को जो है वो करेंगे। इसके बाद में आप पूरी प्रक्रिया जितनी है वो करेंगे। अब यहाँ पर सुनिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन लेंगे। स्क्रीन पर आप क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का आवरण चढ़ाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन आप सही कीजिएगा। इसमें ऑप्शन आपका जो स्क्रीन को साफ करना सबसे पहले दिया है, सबसे पहले नहीं होगा, ये आपका लास्ट में ही आएगा। कपड़े की छपाई के जो है रंग भरने के पहले आएगा। ये जब पैसीकरण वगैरह हो जाता है उसके बाद स्क्रीन को साफ करके फिर जो है इसको कलर भरते हैं। कलर भरने के बाद में तब छापते हैं। ठीक है, ताकि आपके कलर अच्छे से कपड़े पे लगे। तेल की वजह से ऐसा ना हो कलर कहीं लगे कहीं ना लगे। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपके एक बढ़िया जो है, कहाँ गए, सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी को तैयार करेंगे। सबसे पहले सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी को हम लोग तैयार करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा तो आप इमल्सन का आवरण चढ़ाएंगे और सुखाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन का अनुरेख तैयार करेंगे और डिज़ाइन पर जो है आप अपना स्याही का प्रयोग करेंगे और उसको स्क्रीन पर क्या करेंगे, चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद में क्या करेंगे, आप जो है उस मतलब आप एक करेंगे। उसके बाद में स्क्रीन को साफ करके रंग भरेंगे और लगाएंगे। ये आपका जो है स्क्रीन का ये चीज़ें सही जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही जाएगा। ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कहीं पर दिया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 2 3 1 2 कर दिया है, वहीं पर 2 3 1 4 हो जाएगा और वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाइएगा अपने यूथ में और यूथ में देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपके जहाँ पर 2 3 1 2 लिख दिया है वहीं पर 2 3 1 4 होगा और वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग हो जाता है, अनावश्यक टाइम टेकिंग हो जाता है, गलत सलत ले देगा तो वो फिर समय खींचेगा। रंगाई करते समय निम्न चरणों को सही क्रम में लगाएंगे। ट्रीटमेंट के बाद कपड़ों की तैयारी, रंगों को टब में तैयार करना, एग्जॉस्टिव रिड्यूसिंग एजेंट को डालना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि कपड़े को ट्रीटमेंट करेंगे। कपड़े की ट्रीटमेंट करेंगे। कपड़े की जो ट्रीटमेंट होती है रंगाई करने के पहले वो सारी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे।
ठीक है। कपड़े की ट्रीटमेंट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अब उसको रंगना है, तो कपड़े की तैयारी के भाई कौन सा कलर रंगना है, किस कलर का रंगना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कपड़े की तैयारी। इसके बाद में क्या करेंगे, रंगों को टब में डालेंगे, रंगों को घोलेंगे। अब रंगों की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। और इसके बाद में आप जो है, जो रंग ना उतरने वाले एजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोटिव रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उनको डाल देंगे और आपके कपड़े के रंग तैयार हो जाएंगे। ABCD आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ेंगे आगे। प्राकृतिक रंजक है, अभी मैंने बताया था, अधिक पर्यावरण मित्र और एलर्जी रहित, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति पक्के, मॉडर्न से पक्के होते हैं, जो पर्यावरण मित्र होते हैं, कम महंगे और बहुतायत उपलब्ध होते हैं। ये आपको इसमें सही सबसे ज़्यादा उपयोग में बताना है। ठीक है, प्राकृतिक रंग के बारे में सबसे ज़्यादा आपको उपयोग में बताना है। 17वीं शताब्दी तक प्राकृतिक रंग से वस्त्र रंगे जाते थे, लेकिन ये क्या थे ना, ये बहुत ज़्यादा जीव जंतु को मारना पड़ता था, और इसके साथ ही जीव जंतु को मारने से उनकी जो प्रजाति थी वो नष्ट होती थी, और बहुत सारे जीव जंतु जो है वो मर जाते थे। रंग लोग पहनते ही थे, और ये जो है प्रकृति होने की वजह से ये महंगे भी होते थे, पेड़ पौधों से प्राप्त होने के लिए किए जाते थे, तो वो भी पूर्णतः पक्के भी नहीं होते थे, और वो फीके भी पड़ जाते थे, और इससे जो है बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान भी होता था। तो आप चलिए क्या बताएंगे, अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित होते थे, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति जो है पक्के होते थे, मॉडर्न पक्के होते जो पर्यावरण मित्र थे, और कम महंगे और बहुतायत उपलब्ध थे। तो मैं बताऊं, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो करेक्ट करने लायक हो। ठीक है, अभी मैंने पूरा आपको बताया। तो प्रकाश एवं धुलाई के प्रति पक्के नहीं होते थे, मॉडर्न से पक्के होते थे, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण मित्र होते थे, कैसे पर्यावरण मित्र, पर्यावरण में जीव जंतु को मार दिया, पर्यावरण में पेड़ काट के फेंक दिया, तो कौन सा पर्यावरण मित्र। कम महंगे, बहुत उपलब्ध भी कम थे और महंगे भी बहुत थे। अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित होते, एलर्जी रहित तो होते थे लेकिन बहुत पर्यावरण मित्र नहीं होते थे। लेकिन अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन नंबर ए ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन से बने, और मैंने इसके पहले आपको प्राकृतिक रंग कितने प्रकार के होते अभी मैंने बताया था। अगर सुना नहीं है तो वीडियो को बैक कीजिए, सुनिए, नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, और नोट किया है तो उसको पढ़िए। प्राकृतिक रंग से प्रश्न आते हैं। चलिए, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिरका, नमक, वॉशिंग सोडा, अमोनिया। तो जब प्रोटीन रेशे से हम लोग कपड़े को धुलते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को से बचाने के लिए, तो जो प्रोटीन रेशा होता, ऊन हो गया या सिरका, क्या बोलते हैं, रेशम हो गया, उसमें हम लोग सफ़ेद सिरका डालते हैं। सफ़ेद सिरका, वॉशिंग पाउडर से रेशम खराब हो जाता है, ऊन भी खराब होता है, अमोनिया से भी खराब होता है, नमक से भी कटने का डर रहता है रेशम। नमक से आप कॉटन को धुल सकते हैं। ठीक है, इसका रंग पक्का करें, नमक डाल सकते हैं। और इसमें सफ़ेद विनेगर, वाइट, वो वाला ब्लैक वाला नहीं जो हम लोग खाते हैं गन्ने का सिरका, वो नहीं पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों को रंग को अधिकतम फीका करती हैं। एक्स किरणें, एक्सरे जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, या लाल का दृश्य किरणें। तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज जो होती हैं, वो हमारी स्किन को भी ख़राब करती हैं। बिना सनस्क्रीन के कहीं जाना नहीं चाहिए। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो यूवी रेज होती है ना, वो फर्स्ट लेयर तो स्किन की ख़राब करती है, सेकेंड लेयर स्किन की ख़राब कर देती हैं। अगर एक बार आपको छैया हो जाता है, एक बार आपको सनबर्न हो जाता है, तो ठीक नहीं होता, महीनों सालों नहीं ठीक होता। तो यही रेज क्या है, कपड़े को भी नुकसान पहुँचाती है, इसके कलर को भी, कपड़े के कलर को भी ख़राब करती हैं। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ये आपके जो कपड़े होते हैं इनके रंग को फीका कर देती हैं, रंग कपड़े को भी हल्का कर देती हैं, और कलर को ऐसे फेड कर देती हैं जहाँ तहाँ से बिल्कुल बेकार से कपड़े लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट आपकी क्या हो जाती हैं, किरणें हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बाथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाटर बाथ में बनाए जाते हैं जिसमें क्रोमोजोन होता है।
ठीक है। ये क्रोमोजोन के रंग को हल्का करते हैं, ये क्रोमोजोन के रंग को गाढ़ा करते हैं, विट या ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। ठीक है। तो आपका जो बाथोक्रोमिक डाई इसलिए है, ये आप मशीन से वाटर बाथ में बनाए जाते हैं, हर चीज़ें बाथ में ही बनाई जाती, वो वाटर में ही बनाई जाती हैं, टब में बनाई जाती हैं। डाई जो होते हैं वो टब में किए जाते हैं। ये विट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं, इसलिए इसको बाथोक्रोमिक डाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, रोलर विधि, रोलर प्रिंटिंग जो है वही प्रयोग की जा रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिल जो प्रिंटिंग है ना, ये है तो आसान, मतलब है ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग है थोड़ा। और डिजिटल प्रिंटिंग टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा सा कंज्यूमिंग भी कम है, रुपए कम उसमें लगते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसमें उतना जो है वो नहीं है जितना रोलर में है। रोलर में क्या है कि जो है पेंटिंग आपने डाला, उस रोलर पे कपड़ा थान पूरा लग गया, डुबकी लगा लगा के वो जो है पूरे कपड़े को प्रिंट करता जा रहा है, समय भी कम बच रहा है, एक साथ थान थान कपड़े प्रिंट होते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए अवरोधक भी सही है, लेकिन जितना अच्छा रोलर हो रहा है इस समय उतना अवरोधक वगैरह में टाइम लगता है, काफ़ी कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप जितने लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर ज्वाइन कीजिएगा, या तो आपको उसमें मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आपको वहाँ नाम भी मेरा लिखा मिलेगा, जिससे टेलीग्राम ग्रुप है, आप दोनों के माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं आज एक क्लिप डालूंगी उस पर, और वो क्लिप रोलर छपाई की होगी, आप जाकर देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका रोलर छपाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। चलिए, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थान से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। क्या आपका डिस्चार्ज छपाई है, डायरेक्ट छपाई है, अवरोधक छपाई है, मॉडरेट? चलिए समझते हैं। डिस्चार्ज छपाई में क्या होता है? इस छपाई में सबसे पहले क्या हो जाता है, वस्त्र की जो मतलब जो पीस होती है उसको डाई किया जाता है, और डाई करने के बाद जो नमूने वाला स्थान है वहाँ पर ब्लीच के द्वारा रंग को खींच कर निकाल लिया जाता है, जिससे नमूने वाला स्थान रंग विहीन हो जाता है। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले कपड़े पर किया जाता है, ताकि जो है जो सफ़ेद रंग खिलकर आ सके और डिजाइन बहुत ही आकर्षक लगे। ठीक है। इसके बाद में आपका डायरेक्ट छपाई क्या होता है? तो डायरेक्ट छपाई, इसको प्रत्यक्ष छपाई बोलते हैं। ये आपके कई मतलब प्रत्यक्ष छपाई कई प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसमें बहुत आती है, ब्लॉक, द्विपक्षी, ब्लाच, रोलर, स्क्रीन, फ्लॉक, स्प्रे, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है अवरोधक। अवरोधक सबको पता है कि जो है इसमें पहले मोम लगा दिया जाता है, मोम लगाने के बाद में कलर लगाया जाता है, फिर बाद में मोम को हटा दिया जाता है, और जहाँ जहाँ पर मोम रहती है वहाँ वहाँ कलर नहीं चढ़ता है। और मॉडर्न छपाई क्या होती है? ठीक है। मॉडर्न छपाई क्या होती है? मॉडर्न छपाई जितना जो है छापा गया है, जितना नहीं छापा गया है, दोनों मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर आपने चारों ऑप्शन समझ लिए, तो चारों ऑप्शन में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक बैठा है। और चलते हैं आगे। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तो उस रेशे को क्या कहते हैं? अतिविशेष, हाइग्रोस्कोपिक, उभयधर्मी, सह बहुलक, क्या बोलते हैं? तो जब किसी रेशे को अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के, तो उभय जो है लिंगी किसको बोलते हैं? उभय लिंगी जानवर किसको बोलते हैं? जीव किसको बोलते हैं? जो धरती पे भी रह ले, पानी में भी रहे। पानी वाले को जलीय जीव, पृथ्वी वाले को धरातल वाला, और जो पानी और पृथ्वी दोनों पर उसे उभयजीवी बोलते हैं। जैसे मेढक आपका हो गया, मगरमच्छ हो गया, तो इन सबको हम लोग यही बोलते हैं। तो उसी तरह से जो कलर आपका क्षारीय भी है और जो कलर अम्लीय भी है, वो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयधर्मी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाटिक उदाहरण होता है विरंजन छपाई, प्रत्यक्ष छपाई, अवरोधक छपाई, डुप्लेक्स छपाई। तो सबको पता है बाटिक छपाई, अवरोधक छपाई आता है, सब मैंने बता दिया है। व्यंजन छपाई, ब्लीच छपाई, डुप्लेक्स दोनों तरफ से, प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट छपाई, इसमें मैंने अभी प्रकार तमाम बता दिए। पीछे वो करके बैक करके उसको एक बार देखिएगा, सुनिएगा, 2 बार सुनेंगे याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, आ नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं।
सल्फर रंजक है, जल में घुलनशील रंजक, इनग्रेन रंजक, जल में अघुलनशील रंजक, वर्णक रंजक। तो जो सल्फर कलर होते हैं ना, सल्फर कलर जो होते हैं आपके, वो आपके जो है पानी में अघुलनशील होते हैं। जो सल्फर डाइज होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, महंगे होते हैं, पसीना, धूप, प्रकाश, ब्लीच, धुलाई से प्रभावित नहीं होते हैं, रंग पक्का होता है, ठीक है, लेकिन रंग थोड़ा मंद चढ़ता है, हल्का चढ़ता है। तो क्या होता है, सल्फर कलर क्या होता है, जल में अघुलनशील होते हैं, वर्णक रंजक नहीं होते, वर्णक मतलब टिंट नहीं होता, इनग्रेन रंजक भी नहीं होते, जल में घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती है। गंधक वही जो सल्फर की भी बात हो रही, सल्फर डाई किस में प्रयोग होती है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सल्फर डाई रेशम में स्टोन व अम्लवास, वायु ऑक्सीकरण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सल्फर डाई ध्यान से सुन लीजिए, सूती, लीलन, रेयान, जूट आदि रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है, ठीक है। ये रंग बहुत मतलब धुलाई के प्रति तो पक्के होते, लेकिन धूप लगती है इसमें तो ये रंग थोड़े से हल्के हो जाते हैं, चढ़ते भी थोड़ा हल्के ही हैं। तो आपका ये किसके ऊपर होगा, सूती, लीलन, रेयान तथा जूट और जो है आदि के रेशों से बने वस्त्रों के लिए ये क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो जो है क्या है, मुख्यतः इनमें प्रयोग होता है गंधक डाई। तो वायु ऑक्सीकरण, वायु ऑक्सीकरण मतलब सल्फर युक्त जो होते हैं आपके वो होते हैं, रेशम में बिल्कुल नहीं होगा, स्टोन और अम्लवास में भी नहीं होगा, अम्लवास में नहीं होगा, इसलिए अगर अम्लवास किया जाएगा तो डाई खत्म हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजोइक रंजक है, एजोइक रंजक है, कौन सा रंजक है, सल्फ्यूनिक एसिड रंजक, जल में अघुलनशील लिको यौगिक रंजक, या जो मॉर्डेंट के साथ उपयोग होते हैं, जो मॉर्डेंट के साथ उपयोग होते हैं। अब मॉडर्न डाई जो है, दोबारा सुन लीजिए, मॉडर्न डाई जो होता है इसी को हम लोग क्रोम रंग भी बोलते हैं। ये रंग कोलतार के से प्राप्त किए जाते हैं और ये रेशों के गहराई तक पहुंचते हैं, रंगते हैं, ये रंग पक्के होते हैं और गहरे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न डाई बोलते हैं। और मॉडर्न डाई जो होता है वो तांबे से और एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, बहुत सारी चीज़ों से ये प्राप्त किया जाता है। ये क्रोम से प्राप्त किया जाता है, क्रोम कलर इसको बोलते हैं, ये धातु से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रंग ही होता है। तो जो एजोइक रंजक है इसको सल्फर रंजक या सल्फर एसिड रंजक या सल्फोनिक एसिड रंजक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। नील लगाने वाले कर्मकर प्रयोग किए जाते हैं सफ़ेद कपड़ों पर, नीले कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर या गाढ़े मोटे कपड़ों। सबको पता है नील लगाने वाले जो कर्मक हैं वो किस पर प्रयोग किए जाते हैं, तो नील हमेशा सफ़ेद कपड़ों पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। नील किस पर प्रयोग की जाती है, सफ़ेद कपड़ों पर की जाती है। थोड़ा नयापन लाने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए, पीलापन कम कर दिया जाता है, नील हल्का सा लगाया जाता है तो कपड़े थोड़ा सा अपने आप ही चमक जाते हैं, उनमें चमक बढ़ जाती है, ठीक है। अब हर चीज़ पे नील नहीं, पिंक कपड़ा हो उसको चमक बढ़ाने के लिए नील लगा दीजिए, हाँ वो भी चमक जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कलर उसका जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकत व पोचमपल्ली निम्न में से किस विधि से बनाया जाता है। इकत और पोचमपल्ली मैंने दोनों बताया है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है और चौथा है क्या, डी ऑप्शन इसका क्या है, मैं लिख दूँ, वैसे देख लीजिए। रासायनिक अवरोधक द्वारा छपाई, ठीक है, अवरोधक मान लीजिएगा इसको, ऑफ। तो इकत व पोचमपल्ली जो है अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशे को रंगाई जाती है, रेशों के बीम द्वारा रंगाई की जाती है, यूनियन रंगाई की जाती है। तो इकत और पोचमपल्ली मैंने बताया था आपको अपने टेलीग्राम पर कि ये अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों को रंगा जाता है। इकत और पोचमपल्ली में क्या हो जाता है, रेशों को रंगा जाता है और जो है अवरोधक द्वारा रंगा जाता है, चाहे बांध कर रंगा जाए और चाहे आपका, अब इसमें गोद तो लगेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं गोद से भी रंग दिया जाता है और कहीं कहीं बांध कर भी रंग दिया जाता है।
जाता है। तो इसको इकत और पोचमपल्ली रे से, जैसे बंधेज जो आपका आता है, कपड़े को रंगा जाता है, कपड़े को बांध दिया जाता है और रंगा जाता है। इकत और पोचमपल्ली में रेसे को रंगा जाता है, रेसे को बांध कर या गोंद लगाकर रंगा जाता है। ठीक है, यही अंतर होता है बांधनी में और इकत या पोचमपल्ली में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो आज के लिए बस इतना क्वेश्चन, क्योंकि 1 घंटा हो गया है और कल हम लोग 45 से ही करेंगे। और कल एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, अभी इसमें 10, 5, 15, 14 क्वेश्चन है इसमें। और इस बात कल नेक्स्ट फिर भारत की परंपरा, वस्त्र एवं कढ़ाई, सब लोग वीडियो देखिएगा सारे, क्योंकि अब कढ़ाई वगैरह से आ रहा है और कढ़ाई वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे वीडियो शुरू से देख डालिए और अब साथ साथ चलिए देखने के लिए। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए और एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए। और अगर मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए और जो चीज़ें मैं बोलती हूँ ना उसको नोट कर लीजिए। ऐन वक्त पे नोट नहीं कर सकते तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में उसको नोट कर लीजिए। और नहीं तो अगर वो आगे चला गया है तो उसको पीछे करके दोबारा देख के नोट कर लीजिए, लेकिन नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो 2-3 बार सुन लीजिए तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ने पर और पढ़ाई से मन को थोड़ा मोड़ने की कोशिश कम कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान रखिए। भले से एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम चाहे जब होगा, लेकिन होगा तो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिएगा और स्वास्थ्य के प्रति जरूर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ओके, बाय।